and x, y, z are all integers. Prove that 3x minus 7y plus 12z is also divisible by 11. ठीक, तो ये दो क्वेश्चन है और एक आध क्वेश्चन चलो मैं और लिख लेता हूँ. क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ देयर आर 3 डिजिट नंबर A, B, C where A is not equal to C such that ABC minus CBA is a perfect square. Is a perfect square. अच्छा, यहाँ ना इज लिखा हुआ है, यहाँ मतलब हमसे पूछा जा रहा है क्या ऐसे कोई नंबर होंगे. इज देयर और 3 डिजिट नंबर. इज देयर और 3 डिजिट नंबर. तो ये 3 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. एक क्वेश्चन अगर चाहो तो आप और लिख सकते हो ना. किस टाइप का क्वेश्चन हमने कल करा दिया था. क्या था? इफ़ द नंबर A, B, C are the digits of a 3-digit number, 3-digit number which satisfy 49A plus 7B plus C is equal to 286. What is the 3-digit number? What is 3-digit number? ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ट्राई करते हैं. पहले क्या लिखा हुआ है कि 13x प्लस 8y क्या है. सॉल्यूशन देखते हैं. 13x प्लस 8y क्या है? ये है इस एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा. अगर कोई नंबर मान लो a जो है 7 से डिविजिबल है और b भी मान लो 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b भी 7 से डिविजिबल होगा या a माइनस b भी 7 से डिविजिबल हो सकता है. ठीक, मतलब ये हुआ. कैसे अगर आप इसको समझा जाए तो मान लो हमने 7 से कोई डिविजिबल नंबर ले लिया. मान लो 7 से डिविजिबल नंबर क्या हो सकता है. मान लो हमने ले लिया 14 ले लिया और फिर 7 से डिविजिबल नंबर और क्या ले सकते हैं 21. दोनों का एडिशन, ये अलग अलग दोनों डिविजिबल हैं और दोनों को आप ऐड करो कितना आ जाएगा 35 आएगा. 35 भी 7 से डिविजिबल होगा. तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि अगर कोई नंबर, एक पार्टिकुलर नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका सम भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए. ये होगा ही एक्चुअली. तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 13x प्लस 8y इज डिविजिबल बाई 7. तो अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे, अगर मान लो हमने इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम किसी कांस्टेंट k1 और k2 से भी मान लो मल्टीप्लाई करेंगे ना. किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया. मान लो हमने लिखा कि k1a प्लस k2b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 7. क्यों? क्योंकि ये a और b ऑलरेडी डिविजिबल थे 7 से, तो वहाँ से 7 कॉमन निकल सकता है. तो किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करें तब भी वो क्या होगा 7 से. दूसरा नंबर दिया हुआ 9x प्लस 5y से बोल रहा है कि आप बताइए कि 9x प्लस 5y से भी ये डिविजिबल होगा, इज़ डिविजिबल बाई 7. तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, दोनों का एडिशन ले लेते हैं. ठीक, एडिशन या सब्ट्रैक्शन. मान लो मैं दोनों को ऐड करता हूँ. 13x प्लस 8y प्लस 9x प्लस 5y. इनको देखते हैं क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म्स हमारा 7 से डिविजिबल है
तो अगर ये पूरा डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 22x प्लस कितना 13y। हाँ तो अब यहाँ देखो, ये यहाँ से हमारा कोई भी टर्म्स कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे तो यहाँ कॉमन नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने जो किया है, ऐसा नहीं है कि ये हमने गलत किया है। अब यहाँ पे जैसे कि देखो, ये K1A और K2B वाला कॉन्सेप्ट का यूज़ करता हूँ। मतलब किसी टर्म से मल्टीप्लाई करके फिर हम देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा टर्म्स यानी ये डिविजिबल हो सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? आप ट्राई करिए, बताइए क्या हो सकता है। कि मान लो हम ऐसे डायरेक्टली अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तब तो नहीं हो रहा है। अगर अच्छा, इसके अलावा अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी हमारा आएगा? नहीं आएगा। 4x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3y आ जाएगा शायद। 8 माइनस 5 क्या कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 5x और ये आ जाएगा 3y हो जाएगा। तो 5x और 3y हो जा रहा है। तो 5x और 3y के केस में हमारा कहाँ आ जाएगा? नहीं हो पा रहा है डिविजिबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम और क्या कर सकते हैं इसके लिए। मान लो किसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, या यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ जिससे कि उनका सम लूँ तो 7 कॉमन निकल जाए। तो मान लिया हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 9 को ऐड करता हूँ तो 26 और प्लस मान लो मैं 9 ऐड करूँगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा? नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 7 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 3 से मान लो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ पे यानी 24 हो जाएगा और 5 29 हो जाएगा। 29 भी 7 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ सकता है कि ये जो पार्टिकुलर डिजिट दिए हुए, पार्टिकुलर नंबर दिए हुए हैं, ये क्या 7 से डिविजिबल, यानी कॉमन हमको निकालना पड़ेगा। कॉमन अगर निकल जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करिए, आप देखिए हो पाएगा क्या। 26 और ये मैं पहला टर्म्स में देख रहा हूँ, पहला टर्म्स 26, मतलब इसमें ने क्या किया ना, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 13x प्लस 8y और प्लस 9x प्लस 5y किया। ठीक, मतलब ये कांस्टेंट से किसी से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 20x प्लस 16y प्लस 9x प्लस 5y। मैं सिर्फ पहला टर्म चेक कर रहा था। तो 26 प्लस 9 को ऐड करो कितना आ जाएगा। मान लो हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देखो अब यहाँ पे मिल गया। तो ऐसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन इन द सेंस, अब यहाँ देखो पहले ही टर्म्स में हमारा मिल गया। हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई किया तो हमारा वैल्यू आया कितना 35x और प्लस 21y। अब अगर मान लेते हैं हम किसी कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई किया, किससे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया प्लस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया 9x प्लस 5y। तो मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे 7 कॉमन मिल जा रहा है। जब 7 कॉमन मिल जा रहा है तो आप बोलोगे कि ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स अगर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरी ये वाला भी डिविजिबल होगा। यानी दोनों का सम 7 से डिविजिबल है तो एक सिंगल टर्म्स भी 7 से अप्लाई करना था। सेम पैटर्न में हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन भी हमने दिया हुआ है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन इसको पहले नोट कर लो आप, फिर इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन कर लो। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपका टर्म्स दिख रहा है, पहला टर्म्स दिख रहा है जो कि इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये डिविजिबल है। 7x प्लस 2y माइनस 5z ये डिविजिबल है किससे, 11 से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये हमने लिख दिया 3x माइनस 7y प्लस 12z हमने मानो लिख दिया। ठीक, तो किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऐड करने से तो ये 7 और 3 ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, करने से आ जाएगा 44। हाँ ठीक है, तो मान लो इसने आपने कर दिया 9 इंटू 7x प्लस 2y माइनस 5z प्लस 3x माइनस 7y प्लस 12z। किसी से भी आप कर सकते हो। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसी से मल्टीप्लाई, हमको क्या करना है, सिर्फ 11 कॉमन निकालना है, बस हमको तो यही करना है। और भी कोई टर्म्स हो सकता है जिसको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है कि ये टर्म्स यानी 11 का कॉमन वैल्यू आ जाए, हो सकता है इसमें करने से हो जाए, है ना। ये 63x प्लस कितना आ जा रहा है 18y माइनस 45z प्लस 3x माइनस 7y प्लस 12z ये आ रहा है। तो
63 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 66x, 18y माइनस 7y कितना है 11y, 11y और माइनस 45 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 33 माइनस 33z। तो यहाँ से देखो कॉमन आपका मिल जाएगा 11 क्या आ जाएगा 6 प्लस y माइनस 3z। तो जब 11 कॉमन आ गया तो आप बोल सकते हो कि अगर ये दोनों का सम हमारा 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्म्स भी 11 से डिविजिबल। बोला जा रहा है कि इज देयर अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी, जिसमें बोला जा रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू सी सच दैट ए बी सी माइनस सी बी ए, ये सी बी ए है, सी बी ए इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो कैसे हम लोग बनाते हैं इसमें। मान लिया सोल्यूशन, मान लिया हमने एक ए बी सी जो है 3 डिजिट का मान लो नंबर है, तो ए बी सी 3 डिजिट का नंबर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी और प्लस सी। ठीक, फिर सी बी ए को अगर मैं लिखूं तो सी बी ए आप कैसे लिखोगे 100 इंटू ए माइनस प्लस 10 इंटू बी और प्लस ए, दोनों का डिफरेंस बोला जा रहा था। यानी ए बी सी, अगर मान लो मैं ए बी सी माइनस सी बी ए अगर कैलकुलेट करूं सी बी ए तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 100 ए माइनस ए, 100 ए माइनस ए है ना, प्लस 10 बी माइनस 10 बी, दोनों में तो सेम आ रहा है, और प्लस सी माइनस, ये क्वेश्चन हमारा है थर्ड वाला, इज देयर अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी सच दैट ए बी सी माइनस सी बी ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बस हमने क्या किया कि ए बी सी है 3 डिजिट का नंबर लिया, सी बी ए है उसको भी 3 डिजिट का नंबर लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो जब डिफरेंस निकालूंगा तो हमारा ये है वैल्यू आएगा, क्या आएगा 99 इंटू ए, 99 इंटू ए प्लस नहीं माइनस, तो माइनस कितना 99 इंटू सी आ जाएगा। तो अगर मान लो मैं ये कॉमन ले लूँ, क्या चीज़ 99 कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है ए माइनस सी आ रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 3 डिजिट नंबर सच दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए हमको यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, एक चीज़ और यहाँ पे बोल रहा है कि ए का वैल्यू सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, हमको पहले ही क्वेश्चन में बोला जा रहा था। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 99 का फैक्टर तो हमारा ये हो नहीं पाएगा, मतलब 99 का जो भी वैल्यू आएगा ये एक तरह से क्या आएगा 11 इंटू 9 इंटू समथिंग आएगा, मान लो ए माइनस सी के आ रहा होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि या तो ए माइनस सी का वैल्यू अगर मान लो हमारा आएगा, ए माइनस सी का जो वैल्यू आएगा वो क्या पॉसिबल हो, क्या आ सकता है, ऐसे देखो ए और सी तो पहले तो हमारा इक्वल नहीं आ सकते, ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। ऐसे ही मान लो सी भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो सकता है ये। ठीक, पहली चीज़ ए और सी का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। तो अगर मान लो आप यहाँ कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये तो एक सिंगल डिजिट का कोई भी वैल्यू आएगा। सिंगल डिजिट मतलब समझ रहे हो ना, 6 माइनस 1 आ सकता है, 2 माइनस 2 आ सकता है, 2 माइनस 3 आ सकता है। तो ए माइनस सी का जो वैल्यू आएगा वो एक सिंगल डिजिट वैल्यू आएगा। तो 99 के केस में यहाँ पे कभी भी फैक्टर हो सकता है क्या, मतलब ये 9 तो मान लो हमारा हो सकता है, क्या 11 आ सकता है? इसको स्क्वायर बनाने के लिए एक और 11 चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो एक और 11 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन 9 डिजिट में से इसका डिफरेंस इसके साथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक सिंगल डिजिट आएगा, 2 डिजिट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता कभी भी। 11 आएगा ही नहीं, जब 11 नहीं आएगा तो हम परफेक्ट स्क्वायर कर ही नहीं सकते। हाँ, के की जगह एक और 11 चाहिए। ए माइनस सी का वैल्यू 11 नहीं आ सकता क्योंकि मैक्सिमम डिजिट 9 है
और 9 के अलावा और किसी डिजिट से मैक्सिमम डिजिट इधर भी 9 है, तो दोनों में डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9 नहीं 11 नहीं आ सकता। वो जो हमारा वैल्यू आएगा वो 9 से कम ही आएगा, 11 नहीं आ सकता। इसलिए आप क्या बोलोगे, हैंस द डिफरेंस कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, हैंस द डिफरेंस कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर, समझ गए। सोल्यूशन 4, इसमें हमारा नंबर क्या था, 49A प्लस 7B प्लस C इज इक्वल टू क्या था, 286 था। ठीक, और ABC हमारा क्या था, 3 डिजिट का नंबर था। ABC हमारा 3 डिजिट का नंबर था। तो मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो 100A प्लस 10B प्लस C ये आएगा। तो इस टाइप का तो हमने कल क्वेश्चन आपको बताया था, मुझे याद है जहाँ तक। यहाँ से मान लो अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ, क्या आएगा, 7A प्लस B इज इक्वल टू, अगर मान लो प्लस C इज इक्वल टू, मान लो मैं लिखता हूँ इसको 280 प्लस मान लो इसको 6 कर देता हूँ। हमारा टर्म से ये 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है। तो अगर 7 से डिविजिबिलिटी अगर मान लो हमको चेक करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 6 माइनस C का वैल्यू 0 हो जाए, ताकि ये पूरा डिजिट ही ये 0 हो जाए, या 6 माइनस C का वैल्यू मैं क्या कर दूँ, 7 कर देता हूँ। तो इस केस में या तो C का वैल्यू 6 आएगा, और या तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। 3 डिजिट का नंबर हमको चाहिए ना, हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 7A प्लस जो B का वैल्यू था, 7A प्लस B का वैल्यू, तो 7A प्लस B का वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं, 40 आ जाएगा। 40 को हमने क्या कर लिया, इसी तरीके से लिख लिया, 7 × 5 प्लस 5 करके लिख लिया, क्योंकि 7A प्लस B को अगर हम ब्रेक करते हैं, इस वाली वैल्यू को इस तरीके से ब्रेक करते हैं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 × 5, 7 के फैक्टर में लिख करके 7 × 5 प्लस 5 लिख दिया। का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और B का वैल्यू भी हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो नंबर हमारा फिर क्या आ जाएगा, ABC अब हमको मिल गया। नंबर क्या चाहिए, A हो गया 5, B हो गया 5 और C हो गया 6। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5563 डिजिट का नंबर आ जाएगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके भी हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है क्या चीज़ का, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, 10, 12। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अभी तक हम लोग जो डिविजिबिलिटी टेस्ट या रूल देख रहे थे, किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, 10, 12, 14, 15, 18, 24 एंड 36। तो इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग देखेंगे, इनको कैसे चेक किया जाता है। ठीक, पहला अगर मान लो हम 6 की बात करते हैं, तो यहाँ लिखोगे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if the number is divisible by both 2 and 3। मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर को 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है, अगर लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 का मतलब यही हुआ कि वो नंबर 6 से डिविजिबल होता ही है। अगर मान लो किसी भी डिजिट के लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, ठीक है, या 0 आ रहा है, तो वो भी क्या होता है, कभी कभी मतलब
कभी कभी इन द सेंस मतलब जैसे मान लो हमने 20 को बोलेंगे तो 20 जीरो के केस में हमारा डिविजिबल नहीं होता है। तो बेसिकली हमारा ये सबसे सुटेबल तरीका होता है 6 से डिविजिबिलिटी का। 2 और 3 को आप चेक कर लो, 2 और 3 से डिविजिबल होगा मतलब ये हुआ कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। और वही 30 से हमारा क्या होता है, 30 से दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो 20 और 30 में हमारा डिफरेंस फिर क्या हो जाता है, तो वो मैं कॉन्सेप्ट बताऊँ कि नहीं जीरो लास्ट में आना चाहिए, तो फिर वो हमारा कुछ जगह फेल हो जाएगा। फेल इज इन द सेंस हम जीरो वाले कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से चेक करेंगे 2 और 3 से, तो सभी के लिए सबसे आसान होता है। हाँ लास्ट में 6 आ रहा है तो आप ये मान के चलो कि वो भी डिविजिबिलिटी मैक्सिमम चांसेज है। तो फिर आप बोलोगे सर 26 और 16 भी कहाँ डिविजिबल होगा? भाई 16 क्या 6 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 36 46 36 तो डिविजिबल है, 46 56 नहीं होगा। तो इसीलिए हम बार बार इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि जब भी आप चेक करोगे ये वाला चेक करो 2 और 3 से, ये सबसे बढ़िया तरीका है। नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if the number is divisible by both 2 and 5। अगर 2 और 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। और 10 के लिए तो सबसे आसान तरीका क्या है कि लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक, सभी के लिए लास्ट डिजिट शुड बी 0। 10 से चेक करने का सबसे आसान तरीका लास्ट डिजिट 0 होगा, तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। थर्ड वाले में आ जाते हैं। अगर हम 12 की बात करते हैं तो यहाँ क्या लिखोगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12 if the number is divisible by both। इसमें क्या होगा? 3 and 4। अगर 3 और 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर होगा वो 12 से डिविजिबल होगा। ठीक, 12 के बाद हमारा आता है 14। तो 14 में हम लोग क्या लिखेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 14 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 14 मतलब 2 and 7। ठीक, फिफ्थ 14 की बाद अगर मान लो हम बात करते हैं 15 की, तो 15 मान लो हमने यहाँ लिख दिया ऐसे डॉटेड करके, तो 15 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 3 and 5। 3 and 5। फिर 15 के बाद हमारा क्या था? 18 था। 18 के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो 18 के लिए हमारा 2 and 9 आएगा। फिर 24 के लिए हमारा जाएगा था 3 and 8। और क्या था? 36 के लिए 4 and 9। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का तरीका होता है। अगर किसी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करना है जो कि प्राइम नंबर ना हो तो हम इस तरीके से चेक करते हैं। चलो तब हम लोग एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन हमारा है एक, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 digit number that is divisible by 6।
क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 था। इफ द 4 डिजिट नंबर is 273x is divisible by 12, what is the value of x? What is the value of x? ये 2 क्वेश्चन हैं, को ट्राई करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो इसको ट्राई करिएगा, बाकी है ना देखते हैं। तो चलो देखते हैं फिर कॉन्ग्रुएंसी मॉडल। इसमें क्या होता है कि अगर मान लिया लेट इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, देन a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं n इंटू के प्लस बी, वेयर k विल बी एनी इंटीजर, है ना, दैट इज b इज द रिमाइंडर, b इज द रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाई n। ठीक, या इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या a इक्वल टू बी मॉडुलो n, या इसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी n। इसका मतलब क्या होता है, इसको रीड ऐसे कर सकते हैं, क्या बोलोगे, कैन बी रीड एज a इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो n। और बेसिकली मतलब क्या होता है इसका, कि अगर मान लेते हैं हम लोग a को n से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, b आएगा। इट मीन्स, यहाँ लिख लो आप, इट मीन्स व्हेन a is divided by n, the remainder is b। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n बोलते हैं, या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि अगर मान लो a को n से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, b आएगा। जस्ट सपोज मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं ऐसे लिखूं, 15 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, मान लो मैं 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे मान लो हमने जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 2 यहाँ लिख दिया, तो 15 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 2, या 15 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 2, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन वो यूज़ करते हैं, 15 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2 बोलते हैं। ठीक, अब इसका देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ इसमें देखो, अगर मान लो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर मान लिया इफ़ a इक्वल टू या a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n लिखा हमने, ठीक, एंड देन हम लोग फिर इसको भी लिख सकते हैं b इक्वल टू a मॉडुलो n, या b कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो n हमने लिख दिया। मतलब रिवर्स भी आप इसका लिख सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर मान लो इस तरीके से अगर आप डिवाइड करो, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, अगर आप b को n से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, a आएगा। अब मान लो इसी में 15 को आप किससे डिवाइड कर रहे थे,
2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये आपका A है और ये आपका B है और ये आपका N है, तो N से डिवाइड कर रहे हो। तो अब क्या कर रहे हो, अगर मान लो B को 1 से डिवाइड करो, यानी 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही ना आएगा, क्यों? तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़, चलो अभी मैं आगे प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ कैसे हमारा आता हैं कि A माइनस बी, हम बोलेंगे कि मान लो A माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई n, डिविजिबल बाई n। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम A माइनस बी करेंगे तो फिर रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जो भी रिमाइंडर आता है, अगर हम इसमें क्या बोलते हैं आपका डिवीज़र में, डिवीज़र से मान लो हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, डिवीज़र से जो भी रिमाइंडर आएगा अगर हम डिवीज़र से माइनस कर देंगे तो फिर हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अगली बार जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे इक्लिप्स डिवीज़न लेमा में, है ना, 10 मान लो लिखा हुआ है। तो फिर B माइनस ए भी क्या होगा, B माइनस ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई n, ऑल्सो डिविजिबल बाई n, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं तो ये भी डिविजिबल होगा। तो फिर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि अगर मान लो A माइनस बी का वैल्यू हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो B माइनस ए का वैल्यू क्या ले सकते हैं, B इज इक्वल टू, या B कॉन्ग्रुएंट A मॉडुलो n भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा मान लो एक प्रॉपर्टी आ जाता है कि अगर मान लो A कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो n लिखा हुआ है तो हम उसको B कॉन्ग्रुएंट A मॉडुलो n भी लिख सकते हैं। और इसका बेसिकली मतलब यही हुआ ना कि अगर आप B को n से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर A आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 है। प्रॉपर्टी 2 की अगर हम बात करें तो मान लिया, अगर मान लो इफ़ A कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो n लिखा हुआ है, ठीक, एंड B कॉन्ग्रुएंट C मॉडुलो n लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, देन A कॉन्ग्रुएंट C मॉडुलो n। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया कि अगर मान लो A कॉन्ग्रुएंट B लिखा हुआ है, B कॉन्ग्रुएंट C मॉडुलो n लिखा हुआ है, तो आप A कॉन्ग्रुएंट C भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो देखो इसको, इसका प्रूफ आप कैसे बनाओगे, सेम पैटर्न में आपका जैसे भी हमने पहला प्रॉपर्टी यूज़ किया वैसे ही मान लो। मान लिया यहाँ पे A माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई n, इसको इक्वेशन 1 बना लिया, ठीक। और हमको ये दिया हुआ ना B माइनस सी, या B माइनस सी इज़ डिविजिबल बाई n, ये गिवन है। तो B माइनस सी इज़ डिविजिबल बाई n, इसका मतलब समझ रहे हो ना, A माइनस बी कैसे डिविजिबल हो रहा है। अगर मान लो A कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो n लिखा हुआ है तो ये डिविजिबल कैसे होगा, इसका मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मान लो रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा था, तो रिमाइंडर को अगर आप ये डिविज़र से माइनस कर दो, ऐसे समझो, मान लो हमने 2 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 4 आएगा, ये रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको 1 से माइनस कर दूँ, किसको, 5 में से 1 को माइनस कर दूँ, तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा, 4 आ जाएगा। और 4, तो वही चीज़ मैं बार बार यहाँ लिख रहा हूँ, वही चीज़ मैं बार बार लिख रहा हूँ। A माइनस बी इज़, B क्या है, रिमाइंडर है। तो अगर हम डिवीज़र में से B को हम डिवाइड कर दें, हम माइनस कर दें, तो जिस टर्म से हम डिवाइड करें परफेक्टली रूप से डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ इसलिए लिखा रहा हूँ। तो B माइनस सी इज़ डिविजिबल बाई इज़ ऑल्सो n, क्योंकि ये गिवन है यहाँ पे, A और B हमारा यहाँ लिखा हुआ है, इज़ डिविजिबल बाई n। इक्वेशन नंबर मान लो हमारा 2 हो गया, ठीक। तो फिर हम इसको रिप्रेजेंट भी कैसे कर सकते हैं, अच्छा इसको भी हम, ये तो हमारा लिखा ही है, A इक्वल टू B मॉडुलो n, B इक्वल टू C मॉडुलो n लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख देता हूँ A कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो n, और यहाँ क्या लिख देता हूँ, B कॉन्ग्रुएंट C मॉडुलो n लिख दिया, ठीक, ये लिख दिया। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ इधर वाले साइड को। तो ऐड करूँगा तो हमारा क्या मिलेगा, A माइनस बी प्लस B माइनस सी
इज डिविजिबल बाई एन, मतलब ये बी से बी आप कैंसिल कर दोगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई दो टर्म्स अलग अलग डिविजिबल होता है तो उनका सम भी डिविजिबल होगा, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया। तो यहाँ क्या लिखोगे, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन। ठीक, तो फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, देन ए कॉन्ग्रुएंट सी मॉडुलो एन, और यही तो हमको प्रूफ करना था। चलो देखो, तो थ्री प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है कि अगर मान लो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन लिखा हुआ है एंड सी कॉन्ग्रुएंट डी मॉडुलो एन लिखा हुआ है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ऐसे लिख सकते हो, यानी ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन। ठीक, ये हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ कैसे आता है। मान लो a माइनस बी, इस हिसाब से ये जो हमारा दिया हुआ है, a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई क्या होगा, n होगा। ऐसे ही c माइनस डी, इस प्रॉपर्टी का अगर यूज़ करें तो c माइनस डी इज़ डिविजिबल बाई n, ये भी होगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी इज़ डिविजिबल बाई n। ठीक, तो देखो अब हम क्या करते हैं, a और c को एक साथ ले लेते हैं, तो a प्लस सी है ना, a प्लस सी माइनस बी प्लस डी इज़ डिविजिबल बाई n, ये होगा। अब अगर मान लो ऐसा है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट b प्लस डी मॉडुलो n लिख सकते हैं। अगर मान लो इफ a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n लिखा हुआ है एंड c कॉन्ग्रुएंट d मॉडुलो n लिखा हुआ है, ठीक, तो क्या बोला जा रहा है कि देन ये होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए सी कॉन्ग्रुएंट बी डी मॉडुलो n आएगा। तो देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ कैसे आएगा भाई। मान लिया हमारा ये जो वैल्यू लिखा हुआ था a इक्वल टू बी मॉडुलो n लिखा हुआ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई n हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, किसी कांस्टेंट k1 इंटू एन के इक्वल लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डिविजिबल है। तो डिविजिबल है तो मान लेते हैं इसका वैल्यू k1 n के इक्वल आ रहा होगा, जस्ट सपोज मान लो इसको इक्वेशन 1। ठीक, ऐसे ही दूसरा वाला हमारा प्रॉपर्टी क्या है, ये वाला c माइनस डी क्या हो जाएगा, इज़ डिविजिबल बाई n। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि c माइनस डी का वैल्यू किसके इक्वल बोल सकते हैं, मान लो k2n के इक्वल आ रहा होगा क्योंकि डिविजिबल है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किनको पहले यहाँ से हमको क्या चाहिए, ac चाहिए ना, तो मैं यहाँ से a का वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँगा क्या आएगा, k1 इंटू एन प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं c का वैल्यू निकालूँ क्या आएगा, k2n प्लस डी आ जाएगा। ठीक, तो ac अगर मान लो हम कैलकुलेट करते हैं तो ac का वैल्यू क्या आ जाएगा, b प्लस k1n और d प्लस k2n ये आ जाएगा। तो मान लो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, ac का वैल्यू क्या आ जाएगा, bd प्लस क्या आ जाएगा, b k2n प्लस d k1n प्लस k1 k2n स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, ac माइनस bd को एक साथ ले लिया और यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया,
तो हमको क्या मिलेगा, बी के टू प्लस डी के वन प्लस के वन के टू इंटू एन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या बोलोगे, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी इज़ मल्टीपल ऑफ एन बोल सकते हैं, इज़ मल्टीपल या मल्टीपल ऑफ एन बोल दो, या डिविजिबल बाई एन बोल सकते हैं कि ए सी कॉन्ग्रुएंट क्या आ जाएगा, बी डी मॉडलो एन आ जाएगा। पाइप की अगर मैं बात करूं तो अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है, जस्ट सपोज ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडलो एन लिखा हुआ है, ठीक, तो अगर मैं किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, के इंटू ए के इंटू बी मॉडलो एन हम लिख सकते हैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, ऐसे हुआ। आप इसको अगर मान लो प्रूफ देखना चाहो तो प्रूफ कैसे बोल सकते हो कि इसको बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, ए माइनस, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि k इंटू ए माइनस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई एन, है ना। तो बस वही हम लिख दिया, k इंटू ए माइनस के इंटू बी इज डिविजिबल बाई एन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, k इंटू ए कॉन्ग्रुएंट k इंटू बी मॉडुलो एन, बस ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पावर वाला ये जो हमारा टर्म्स था इनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा सॉल्व होंगे ये इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन।